तो आज के आपके करंट अफेयर्स 25 नवंबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। देखो, ये जो आपकी स्कीम थी ना, ये आपके कोविड के टाइम शुरू की गई थी। कोविड के टाइम क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे, आपने इमेजेस भी देखी होंगी, आपके बहुत सारे जो माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं, इन सब की बहुत सारी जॉब्स चली गई, बहुत सारे वर्कर्स घर भी जा रहे थे। अब सरकार को इस चीज की चिंता जरूर थी कि किस तरीके से इन्हें अब खाना कैसे मिलेगा, ठीक है, जो सबसे बेसिक रिसोर्स है। इस कारण सरकार ने क्या किया था, आपके ना वैसे और ऑलरेडी इंडिया में एक एक्ट एग्जिस्ट करता है जिसे हम कहते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में बनाया गया था, ये एक्ट क्या कहता है, इंडिया के अंदर ना लोगों को सब्सिडी के ऊपर खाना दिया जाता है। मतलब खाने का इन द सेंस जो खाने के ग्रेन्स है, वीट, राइस और जो आपकी पल्सेस होगी, कोर्स ग्रेन्स कह लो, ये ना बहुत ज्यादा सब्सिडी के रेट पे मिलती है। जैसे दालें आपकी 1 रुपए पर केजी के अकॉर्डिंग, वीट आपकी 2 रुपए, राइस आपके 3 रुपए पर केजी। तो सरकार सारा बाकी का हिस्सा पे करती है इनका, जो आपकी जितनी भी आपके किसानों से खरीदती है वो अल्टीमेटली यहीं पे इस तरीके से बिकती भी है, ठीक है। तो सरकार अपना पूरा का पूरा प्रोसेस इस तरीके से चलाती है ताकि सब तक खाना पहुंच सके। अब प्रॉब्लम कहां आती है, जब आपका कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है। अब जिनके पास ये स्कीम क्यों शुरू की गई है, इंडिया के अंदर ना इस एक्ट के अंडर अराउंड 60% इंडिया की आबादी को इसके अंडर खाना दिया जा रहा है। तो इंडिया के अंदर ये गरीबी के हालात हैं कि 60% लोगों को खाना तक नहीं मिल रहा, ठीक है। उन्हें इस रेट पे हम खाना देंगे तभी वो खा पाएंगे, नहीं तो वो खा ही नहीं पाएंगे। अब कोविड के टाइम उनकी ये इनकम भी तो खत्म होगी। इंडिया के मतलब इंडिया की अगर सरकार की तुम पावर्टी लाइन, इंडिया की पावर्टी लाइन कहां पे है, 38, रूरल एरियाज के लिए 34 रुपीज सरकार के मुताबिक, क्योंकि इंडिया में जो 34 रुपीज कमा रहा है दिन का, एक बंदा जो दिन का 34 रुपए कमा लेता है, सरकार के मुताबिक वो गरीब नहीं है, ठीक है। तो सरकार की पावर्टी फिगर इतनी लो है। तो अगर मतलब इन लोगों के लिए 2 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए पे खाना देना इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ये इसमें कैसे खाएंगे। पर लॉकडाउन में ये भी चीज बंद होगी। इसके कारण सरकार ने एक योजना शुरू की थी जहां पे हम अराउंड इंडिया के हमारे 81 करोड़ लोगों को 5 केजी फ्री वीट राइस, वीट या राइस में से कोई एक चीज चुन लो, पर पर्सन, जितने भी परिवार में मेंबर होंगे उतने मल्टीपल होते जाएंगे, उनके अकॉर्डिंग 1 महीने का राशन दिया जा रहा था, ठीक है। और 1 केजी होल चना भी दिए जा रहे थे पूरी फैमिली के लिए। ये फैमिली के लिए था, वो आपके हर पर्सन के लिए। हाँ, अंत्योदया में सारे नहीं कवर होते ना। अंत्योदया में तो वो है जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो थोड़ा बहुत कमा पा रहे हैं, वो 1-2 रुपए में खरीद लेते थे। अब उनके पास वो भी नहीं बचा, अब वो कैसे खाएंगे। तो उसके चलते हुए सरकार ने ये स्कीम शुरू की थी कि जितने उनके परिवार के मेंबर हैं, हर मेंबर के लिए 5 किलो फ्री में या वीट ले लो या राइस ले लो, ठीक है। और जो आपके चने हैं वो पूरे परिवार को 1 केजी दिया जाता था पूरे महीने के लिए। तो इसमें आपकी 6 स्टेट्स जो हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात की जो इलाके हैं, यहां के लिए आपकी वीट अलॉट कर दी गई थी, क्योंकि इस बेल्ट को वीट खाने की ज्यादा आदत है। बाकी सारे इंडिया के लिए राइस अलॉट कर दी गई थी, ठीक है, कि बाकी सारे इंडिया में राइस बांट दी जाएगी इसकी जगह, और इस बेल्ट में आपकी वीट बांट दी जाएगी जितने भी आपके गरीब हैं उनके लिए, ठीक है। इसमें ये सारे के सारे, मतलब अगर आप देखोगे इसमें आपके अंत्योदय अन्न योजना के भी लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। फिर हाउस होल्ड जिसमें कोई विडो हेड कर रही है, जब बहुत ही बीमार आदमी है, डिसेबल्ड लोग हैं, 60 साल से उम्र की ज्यादा के लोग हैं, ऐसे सारे के सारे क्राइटेरियाज हैं। कोई भी ट्राइबल लोग हैं, कोई भी एग्रीकल्चरल जो लेबरर्स हैं उनके परिवार हैं, और कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है जिन जो HIV से इफेक्टेड है, ऐसे सारे लोगों को कवर किया गया,
क्लियर है? तो वही जो मैंने आपको बताया, इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड लोग हैं अल्टीमेटली उन्हें इस चीज में डाला गया। ये आप मेंस में भी यूज कर सकते हो इस स्कीम को मेंशन करके। सी आपको कभी भी पूरी पूरी डिटेल में स्कीम नहीं पूछी जाएगी, आप अपने आंसर राइटिंग में कहीं से यूज कर सकते हो। आंसर राइटिंग में सैटरडे बताऊंगा, तब मैं आपको साथ में चीज बताऊंगा। आंसर राइटिंग साथ में सैटरडे में साथ में करवाऊंगा, ठीक है? और साथ में ये चीज होगी आंसर राइटिंग, साथ में आंसर लिखेंगे, ठीक है? सैटरडे वो करेंगे, बाकी सारे दिन प्रैक्टिस। सैटरडे मैं सिखाऊंगा कैसे करनी है। पर आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए सही है, या इनमें से कौन कौन एलिजिबल है। तो आपके ये सारे लोगों का नाम आ जाता होता है। जैसे उसका क्वेश्चन आया हुआ है स्कीम, एक ना स्कीम आई थी, मैं स्कीम का नाम भूल गया, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में कौन कौन आपके अगर डेथ हो जाती है किसी के, मतलब फिर पैसे का क्या क्या होता है, तो उसके जो सब पॉइंट्स हैं वो ऐसे पूछ लिए जाते हैं। यहाँ आपकी लास्ट ईयर 2020 का जो प्रीलिम्स था उसके अंदर एक स्टेटमेंट, मतलब एक क्वेश्चन आया था कि लॉयर किसे किसे फ्री में दिया जाता है। तो आपका एक नालसा एक्ट है जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, जब जुडिशरी का चैप्टर करेंगे उसके अंदर वो चीज वहां होगी, ठीक है? तो ऐसे सब पॉइंट्स हमने कहीं ना कहीं पढ़ने हैं। अगला आपका करंट अफेयर है आपकी एक पैरामिलिट्री फोर्स बारे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आपके बेसिकली जम्मू कश्मीर के बारे न्यूज है। देखो आपके ना दो टाइप की फोर्सेस होती हैं, पहले तो मैं ये बता दूं आपकी, एक होती है मिलिट्री और एक होती है पैरामिलिट्री, ठीक है? एक होती है आपकी मिलिट्री और एक होती है आपकी पैरामिलिट्री। बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा है। एक होती है मिलिट्री और दूसरी होती है पैरामिलिट्री। मिलिट्री जो है ये आपके आर्मी को रेफर करते हैं बेसिकली, और पैरामिलिट्री जो आपकी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ये जितनी भी फोर्सेस है ना इन सबको पैरामिलिट्री कहते हैं। इनकी अल्टीमेटली बात क्या है कि जो मिलिट्री है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर होती है। सेंटर में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ये उनके कंट्रोल में होती है। जो पैरामिलिट्री जितनी भी है ना ये आपकी होम मिनिस्ट्री के अंडर होती है, आपकी होम मिनिस्ट्री चलाती है, ठीक है? इसके बाद इनके जो हेड होते हैं, जो आर्मी का हेड होता है वो हमेशा आर्मी का अपना बंदा होता है, ठीक है? आर्मी चीफ जो होता है वो आर्मी का अपना ही होता है, धीरे धीरे प्रमोशन से वहां पे पहुंचा है। पैरामिलिट्री में जो आपके आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, वो पैरामिलिट्री को लीड करते हैं, ठीक है? एक सिविलियन हेडेड फोर्स है, सिविलियन ऑफिसर इसे लीड करते हैं। फोर्स के अपने लोग टॉप पोजीशन तक नहीं पहुंच सकते इसमें, ठीक है? क्योंकि ये सिविल की कमांड में दी हुई है। पर इन दोनों का रोल भी अब अलग अलग है। देखो जो आपकी मिलिट्री होती है इसका काम है वॉर के लिए तैयारी करना। वॉर जहां पे भी हालात खराब होते हैं वहां से हमेशा पैरामिलिट्री हटा दी जाती है, मिलिट्री भेज दी जाती है। इनका काम ही ये है बस लड़ाई की तैयारी करना। पैरामिलिट्री को अलग अलग रोल होते हैं। जैसे जो बीएसएफ है, बीएसएफ का काम है हमारी दो बॉर्डर्स को पेट्रोल करना, एक पंजाब से लेके आपकी गुजरात तक की पाकिस्तान की बॉर्डर और दूसरी बांग्लादेश की बॉर्डर, ठीक है? जो आईटीबीपी है, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, उसका काम है चाइना की बॉर्डर को मैन करना, ठीक है? पीस टाइम पे, जब तक आपका कोई डिस्प्यूट नहीं आ रहा। आजकल चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट हुआ है, तो जब तक शांत थी बॉर्डर वहां पे आईटीबीपी पेट्रोल करती थी। आजकल आईटीबीपी को फिर पीछे हटा लेते हैं, अब मिलिट्री संभाल रही है उसे, क्योंकि हमारी टेंशन बढ़ी हुई है, ठीक है? आर्मी वहां पे पोस्ट कर दी है। देखो यूनिफॉर्म सबकी सेम लगती हैं तो एक्चुअली कंफ्यूजन हो सकती है कौन किस फोर्स से है, पर रोल से पता चल जाता है कि कौन है। जैसे आपकी जो सिक्योरिटी है ना इंडिया में, कहीं पे भी देखो दंगे होते हैं, कुछ भी होते हैं, ठीक है? न्यूज वाले भी बिना इंफॉर्मेशन के उठा के कहते हैं कि आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है, अब शांति है।
आर्मी कभी डिप्लॉय नहीं होती, तब आती होती है आपकी हमेशा सीआरपीएफ। इंडिया के अंदर जब भी कोई हालात खराब होते हैं, कुछ भी होता है, जो आपके डिप्लॉय किए जाते हैं ना, वो सीआरपीएफ की जाती है। वैसे ही जो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप जाओगे घूमने, जगह जगह जो लोग पोस्टेड है वो सीआरपीएफ से, ठीक है। आर्मी सिर्फ बॉर्डर के साथ होती है, बाकी पूरा का पूरा जो अंदर जम्मू कश्मीर की सिचुएशन है उसमें जो सबसे ज्यादा फोर्स वहां पे प्रेजेंट है ना, वो आपकी सीआरपीएफ है, ठीक है। उसी से जुड़ा हुआ करंट अफेयर है कि बेसिकली आपके ना देखो, पिछले सालों तक जो टेररिस्ट आते रहे हैं, ये ना पिछले 5-7 साल से अब ट्रेंड हो गया, बढ़ता जा रहा है। पहले क्या था, जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट इंडिया में भेज रहा है, पाकिस्तान टेररिस्ट इंडिया में भेज रहा है, वो ना ओवर द टाइम डिक्लाइन कर गया। वो टेररिस्ट या ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करते, कोशिश करते हैं, बॉर्डर पे ही मारे जाते हैं, बस कुछ ही इंडिया के अंदर घुस पाते हैं। हमारे ना यहाँ का अपना जो कश्मीर का यूथ है ना, वो टेररिज्म की तरफ ज्यादा मूव कर गया। पहले सारे टेररिस्ट बाहर से ज्यादा थे, अब जो पिछले 1 साल में आपके टेररिस्ट मारे गए ना, जैसे उनमें से 80% कश्मीर के अपने लोग थे, ठीक है। तो एक लोकल मिलिटेंसी का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। ये इस चीज का खतरा है कि देखो, जो बॉर्डर से चीज आ रही है तुम उसे तो कैच कर सकते हो और उसे पहले से प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि हाँ इतनी इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे होने वाली है। ये चीजें कहीं ना कहीं करनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे अपने लोग ही कहीं ना कहीं ये वेपन्स कर रहे हैं। इसी कारण पाकिस्तान आजकल क्या कर रहा है, वो वेपन सप्लाई कर रहे हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वेपन सप्लाई करते हैं, पर लड़ने के लिए कश्मीर के अपने यूथ को भेज रहे हैं, तो वो मिसगाइडेड है इससे, ठीक है। और 80% जितने पिछले साल टेररिस्ट मारे हैं वो सारे के सारे कश्मीर के ही वैली के अपने ही थे। हाँ जी, देखो आपके बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान का अपना खुद का इतना खर्चा है, पाकिस्तान तो देश ही कंगाल होने पे आया हुआ है, तो वो इतना कुछ कहां से खर्चा कर रहा है। ये ना क्या करते हैं, सारी दुनिया में जो इलीगल ट्रेड है ना, टेररिज्म का पैसा सरकारें सरकारें क्या फैसिलिटेट, जैसे पाकिस्तान क्या फैसिलिटेट करता है, पाकिस्तान रास्ता फैसिलिटेट कर देता है, जगह खोलने के लिए कैंप्स प्रोवाइड कर देता है, प्रोटेक्शन दे देता है, ऐसी चीजें कर देता है। जो ये पैसा है ये खुद अरेंज करते हैं टेररिस्ट। ये पैसा आता है या तो हवाला से, जो लोग इंडिया के खिलाफ सोच रहे हैं वो दे देते हैं डोनेशंस, या जो ये ड्रग्स बेचते हैं ना, ये ड्रग्स से पैसा कमाते हैं। इसीलिए ड्रग्स सबसे बड़े दुश्मन बनते हैं किसी भी देश के, क्योंकि ड्रग्स सिर्फ यूथ को नहीं खराब कर रहे, लोगों को नहीं खराब कर रहे, वो सारा का सारा पैसा इंडिया के अंदर जितना ड्रग सेल होगा वो सारा का सारा अल्टीमेटली टेररिज्म में यूज होगा पाकिस्तान। तो इंडिया के अंदर अगर ड्रग्स खत्म कर देंगे, वो सोर्स ऑफ इनकम मर जाएगी उनकी, ठीक है। तो उनकी सोर्स ऑफ मतलब हमारे ही अपने लोग एक तरह से स्पॉन्सर कर रहे हैं टेररिज्म को, जो ड्रग्स कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट को इसी तरीके से प्रमोट करना चाहिए, तो कितने लोग ड्रग्स वैसे ही छोड़ दें कि देश की सिक्योरिटी की बात, देश को लेकर थोड़े सेंटिमेंटल हो ही जाते हैं, तो फिर कम तो कर ही देंगे, पर जिसे एडिक्शन है चलो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। हाँ बिल्कुल, जितने ज्यादा देखो, जिन शहरों में पैसा ज्यादा है वहां ड्रग्स भी ज्यादा है। ये तो गवर्नमेंट का फेलियर है बिल्कुल। मतलब ड्रग्स को देखो, बिल्कुल अगर ड्रग्स कैच करने लग गए तो तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये जो आपकी सीआरपीएफ है, ये इंडिया की लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड फोर्स है, ठीक है। सारी पैरामिलिट्रीज में से सबसे बड़ी सीआरपीएफ ही है। ये आपकी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और इसका यही काम है, लॉ एंड ऑर्डर जब भी खराब होगा उसे मेंटेन करना, और काउंटर इंसर्जेंसी, जो आपके टेररिस्ट मारने हैं, जो उनके खिलाफ जो ऑपरेशन करने हैं, उसके लिए डिप्लॉय की जाती है, ठीक है। इसका जो ओरिजिनली वर्जन है वो था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। सीआरपीएफ का पुराना नाम, ब्रिटिश के टाइम ये नाम था। ये आपके 1939 में बनाई गई थी, हमने इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में इसका नाम सीआरपीएफ कर दिया था, ठीक है। तो ये बहुत पुरानी फोर्स है, 1939 में बनी थी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से, ठीक है। आज इसकी टोटल 246 आपकी इसकी बटालियंस हैं, ठीक है, जो इसे इंडिया का लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स बना देती है। क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक? ये क्या हो गया? यहां तक कोई भी डाउट नहीं?
अगला आपका करंट अफेयर है एक इन्वायरमेंट के प्रोसेस के बारे, यूट्रोफिकेशन। अब ये यूट्रोफिकेशन क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ, एक फ्रेश शीट के ऊपर बताऊंगा। चलो पीछे अपडेट करने बैठ गया, ओह सेव कर लिया था, एक मिनट, सॉरी पिछले लेक्चर का बोर्ड अभी तक वैसे ही था। अब यूट्रोफिकेशन क्या होता है, देखो जितनी भी आपकी वाटर बॉडीज हैं, जैसे कोई नदी है, ठीक है, या कोई लेक है, यहां पे एक्वाटिक लाइफ रह रही होगी, आपकी फिशेस रह रही होंगी, बहुत सारे ग्रासेस रह रहे होंगे। अब हर जगह जितनी भी आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है ना, जो आपने स्कूल में कंसेप्ट पढ़ा था फूड चेन का, यहां पे भी एक फूड चेन चल रही होती है। यहां पे क्या होता है, आपके पानी के अंदर कैसे चीजें कंज्यूम होती हैं। सबसे पहले कोई ऐसा, देखो आपका जो खाना बनाने वाले हैं ना, उनका एक पिरामिड बनता था। सबसे नीचे कौन होते थे पिरामिड में? प्रोड्यूसर, उन्हें कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स हो गए, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना तैयार करेंगे, वो हो गए प्राइमरी प्रोड्यूसर। इन्हें खाने वाले होते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर। ये खा रहे हैं ना, सबसे पहले ये खा रहे हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। फिर आपके सेकेंडरी कंज्यूमर और लास्ट में टर्शियरी। आपके हर इक्वाटिक सर्कल में भी ऐसा होता है, मतलब जितना भी आपके इक्वाटिक जोन है, मतलब चाहे लेक होगी चाहे रिवर होगी, इनके अंदर भी ऐसे एग्जिस्ट करता है। पर यहां पे प्लांट्स का है, पानी में प्लांट्स तो है नहीं, खाना कौन बना रहा है? फिशेस क्या खा रही हैं? हाँ, देखो यहां पे खाना क्या बनाते हैं, यहां पे ना एक चीज होती है जिन्हें कहते हैं फाइटो प्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? जब देखो, जब आप कोई पानी उठाओगे ना, आपको लगेगा ये पानी बिल्कुल साफ है। प्लैंक्टन किसी ऐसी चीज को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है, ऐसे जीव जो हमें दिखते नहीं है, ये इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखते नहीं है। फाइटो वर्ड यूज करते हैं ऐसे किसी भी चीज के लिए, फाइटो का मतलब होता है लाइट, ऐसे जीव जो लाइट यूज करके अपना खाना बना सकते हैं। जैसे प्लांट्स भी हो गए, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, फोटो फाइटो, वहीं से वर्ड आया। तो ये ऐसे पानी के अंदर ना हर टाइम ये ऊपर की लेयर में ना तैर रहे होते हैं, हमें दिखते नहीं है। जब ये कम होते हैं, पानी हम उठाएंगे क्योंकि हमारी आंखों को विजिबल नहीं होते, हमें लगेगा पानी साफ है। पानी के अंदर ये फाइटोप्लैंक्टन्स तो पक्का ही होते हैं, ठीक है। ये अपना खाना बना रहे होते हैं लगातार पानी के ऊपर की लेयर में, और पानी जिस साइड को जाता है उस साइड को तैर तैर के बस मूव करते रहते हैं, खुद नहीं मूव कर सकते, ठीक है। जब ये बढ़ जाते हैं, आपने देखे जरूर हुए हैं, जब वो ऊपर एल्गी नहीं बन जाती, पानी हरा हरा हो जाता है, वो इन्हीं की आबादी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो एक्चुअली फाइटोप्लैंक्टन है, ठीक है। जो उनकी टेक्निकल टर्म है ना, वो फाइटोप्लैंक्टन है, ठीक है। मतलब वो किस कैटेगरी में पढ़ते हैं, उन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। जो पूरी काई जम जाती है, पानी को पूरा घेर लेती है, वो आपकी ये है। हरे हरे हैं, अपने खुद के क्या कहते हैं, खाना बनाते हैं, इन्हें कंज्यूम करते हैं। देखो एक और जीव होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते, वो है आपके जूप्लैंक्टन। प्लैंक्टन का मतलब ही ऐसे जीव हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। जू का मतलब होता है जानवर है, मतलब जानवर इन्हें क्यों बोला जाता है, तो ये छोटे से जानवर नहीं है एक्चुअली। इन्हें जू सिर्फ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अपना खाना नहीं बना सकते। ये क्या करते हैं, ये भी अब पानी के ऊपर, देखो पानी है, पानी के अंदर ये फाइटोप्लैंक्टन तैर रहे हैं, इसी पानी के अंदर आपके जू प्लैंक्टन तैर रहे हैं। ये जू प्लैंक्टन जब भी इनके कांटेक्ट में आते हैं, इन्हें खा जाते हैं, तो ये भी उन्हें खाई जा रहे हैं। ये सारा साइकिल ऐसे नॉर्मल चलता जा रहा है, ठीक है। अब इन जू प्लैंक्टन्स को खाती हैं आपकी जो छोटी मछलियां होती हैं। जब भी मछली अपना मुंह खोलती है, पानी भी ले जाता है उसके साथ खाना भी जाता है, दोनों चीजें एक साथ कंज्यूम करती रहती हैं, ठीक है। तो ये जू प्लैंक्टन उनके मुंह में आते रहते हैं और उनका खाना आता जाता है, ठीक है। उनका प्रोसेस इसीलिए, वो फिशेस तुमसे बात नहीं कर रही होती, वो अपना खाना खाने ऊपर आई होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और लास्ट में इन्हें खा जाती हैं आपकी जो लार्ज फिशेज हैं, जो बड़ी फिशेज हैं वो छोटी मछलियों को खाती हैं।
तो ये पूरे ऐसे फूड चेन चल रही होती है। अब ये जो आपकी देखो अल्टीमेटली सारा का सारा जो आपका फूड चेन है वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि यहाँ नीचे कितना खाना बन रहा है, क्योंकि जितने ज्यादा ये होंगे उतने ज्यादा इनके लिए खाना होगा, उतने ज्यादा इनके लिए खाना होगा, उतने ज्यादा इनके लिए खाना होगा। तो इसी कारण नेचर अल्टीमेटली कंट्रोल ये करके रखती है, देखो इन्होंने खाना बनाना है, जब इन्हें मिलेगा न्यूट्रिशन, इन्हें एक तो सनलाइट चाहिए, इसके अलावा ये पानी से आपके जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, ऐसी चीजें खाना बनाने के लिए हमारे खाने में अल्टीमेटली ये होते हैं ना, तो प्लांट्स कहीं ना कहीं से तो लेते हैं। जो वैसे पूरे प्लांट्स हैं वो नीचे जमीन से ले लेते हैं, सॉइल से ले लेते हैं। ये पानी के अंदर जो डिजॉल्व आपके जितने भी केमिकल्स या एलिमेंट्स हैं, ये उन्हें एब्जॉर्ब करते जाते हैं और अपना खाना बनाते जाते हैं। फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये जितने फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं वो यही तो है, ये वैसे भी जमीन के अंदर होते हैं, ठीक है, तभी तो आपके प्लांट ट्री इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सारा का सारा ये अल्टीमेटली डिपेंड करता है आपके न्यूट्रिशन के ऊपर। ये जो न्यूट्रिशन है ये कहां से आएगा? नेचुरली आपकी जितनी इन्वायरमेंट में, देखो कोई जानवर मर गया, अगर वो पानी में गिर गया था, वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा, उसके बॉडी के पार्ट्स में मिक्स हो जाएंगे। आसपास जो इन्वायरमेंट है वहां से मिट्टी भी गिरती जा रही है, मिट्टी के अंदर भी ये चीजें मिक्स होती जा रही हैं। तो आपका नॉर्मल साइकिल ये चलता रहता है, आपके स्पीशीज ग्रो करते रहते हैं। प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर। देखो लेट्स सपोज हमने खेतों में फर्टिलाइजर यूज किए, बारिश हुई, बारिश के कारण मेरे खेतों से पानी बह के पास की लेक में चला गया या रिवर में चला गया। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन अचानक ही बढ़ गया होगा ना, फर्टिलाइजर ऐसी तो चीजें हैं जो खाना बढ़ाती हैं। अब अचानक ही फाइटोप्लैंक्टन के आगे जैसे बफे लग गया होता है, वैसे की सिचुएशन आ गई है। सनलाइट ऊपर से आ रही है, खाना भरपूर मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया, ये करते हैं खाना शुरू करेंगे धीरे धीरे, तभी हमें ये पानी के ऊपर हरे हरे दिखाई देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये लेक पे सारी जगह फैल जाएंगे, बाकी भी खाई जा रहे हैं। अब देखो ये लोग तो ऑक्सीजन बनाते हैं, पर ये जितने बाकी लोग हैं ये तो ऑक्सीजन हमारी तरह ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं ना, ठीक है। ये ऑक्सीजन बना, प्लांट्स ही है ना एक तरह से, ये तो अपने ऑक्सीजन बना रहे हैं, बाकी सारे के सारे कंज्यूम कर रहे हैं। इनके बढ़ने के कारण इनकी आबादी बढ़ जाती है, उसके कारण इसकी आबादी बढ़ जाती है, उसके कारण इनकी आबादी बढ़ जाती है। तो एक बार ऐसे लगेगा कि सारे पानी में बायोडाइवर्सिटी बड़ी है, हर कोई खाना खा रहा है, सब कुछ कर रहा है। पर ये फाइटोप्लैंक्टन इतने ज्यादा ग्रो करने लग जाते हैं कि धीरे धीरे ये क्या करेंगे, पानी के ऊपर की पूरी लेयर को ढक लेंगे। सारा पानी ऊपर से हरा होकर ब्लॉक हो जाता है ना। अब जब पानी ब्लॉक हो गया, अब पानी में एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, जितने भी अंदर जानवर रह रहे थे इन सबको ऑक्सीजन चाहिए थी। ऑक्सीजन कहां से आ रही थी? एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चली जाती है, यहां से ऑक्सीजन पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। पर जब पानी की लेयर ही कट गई तो नीचे अब जितनी भी फिशेस रह रही हैं उनकी एक तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई कट गई। धीरे धीरे क्या होगा, ऑक्सीजन खत्म होती जाएगी, एक टाइम पे ये सारे के सारे नीचे जितने भी बाकी स्पीशीज थे ये सब मर जाएंगे, सिर्फ पानी के ऊपर ये रह जाएंगे। इस पानी को कह देते हैं कि ये एक पानी डेड जोन बन गया, सब मर चुका है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी की सारी चीजें ऑपरेट करती हैं। क्लियर है? ये जो एक्सेस में न्यूट्रिशन आने का प्रोसेस है, अब करंट अफेयर पे आते हैं वापस। ये जो एक्सेस में न्यूट्रिशन आने का प्रोसेस है वही आपका करंट अफेयर है। इस प्रोसेस को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। जब पानी में एक्सेस में न्यूट्रिशन मिक्स होता है और उसके कारण आपके ये फाइटोप्लैंक्टन एल्गी ग्रो करना शुरू कर देती है, उसे यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक? समझ आ गया? बहुत ही डिटेल में समझाया मैंने, ठीक है जी। किसी को कोई भी डाउट ऑनलाइन हो? फोर्थ करंट अफेयर है आपका वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक। एंटीबायोटिक किस चीज के लिए खाते हैं?
एंटीबॉडीज कब खाते हो? तो उसे एंटीवायरल क्यों नहीं कहते? एंटीवायरल क्या हुआ फिर? ये देखो दो अलग अलग चीजें होती हैं और हम यहीं पे गलती करते हैं। होता क्या है, जब हमें जुकाम होता है हम अक्सर ही एंटीबायोटिक खा लेते हैं कि एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा। ये दो अलग अलग चीजों से बीमारियां होती हैं और इनके इलाज अलग अलग है। जब हमें कोई वायरस इफेक्ट करता है, जैसे जो जुकाम होता है ना वो वायरस से होता है, उसके लिए चाहिए होती है एंटीवायरल, पर हम खाते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बनी है आपकी बैक्टीरिया के लिए, जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया जाता है, बैक्टीरिया मारने के लिए बनी है। अब हम अननेसेसरी दवाइयां खा रहे हैं जो काम भी नहीं करती। ये हमारे सिर्फ साइकोलॉजिकली है कि दवाई खा ली ठीक हो गए। एक्चुअली वो दवाई कोई काम नहीं करती, बल्कि एक हार्मफुल इफेक्ट दिखाती है कि हमारी बॉडी में ना ऐसा नहीं होता कि सारे बैक्टीरिया बुरे हैं। कुछ बैक्टीरिया अच्छे हैं, कुछ बैक्टीरिया बुरे हैं, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया। एंटी बैक्टीरिया क्या करता है, ये अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देता है, तो हमारी एक्चुअली सेहत और खराब करते हैं। दूसरा ये चीज क्या है कि जब हम फालतू में एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं और अगर स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं, हमारी बॉडी और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये रेजिस्टेंस ले जाते हैं, इनके ऊपर ना एंटीबायोटिक काम करने बंद कर देते हैं। जब तुम इतनी दवाइयां खा रहे हो, अब देखो तुम्हारे अंदर लेट्स सपोज कोई एक वायरस, सॉरी एक बैक्टीरिया था जो वैसे तुम्हें अभी इफेक्ट नहीं कर रहा, पर हर बारी तुम एंटीबायोटिक खा रहे हो, वो हर बारी क्या करेगा, मर तो जाएगा, पर अगली बारी जब आएगा वो और पावरफुल होके आएगा, इवॉल्व कर जाते हैं। तो हो क्या रहा है, दुनिया में ना एक रेस शुरू हो चुकी है बैक्टीरिया और हमारी दवाइयों में। हमारी दवाइयां पीछे छूटती जा रही हैं क्योंकि हमने इतने ज्यादा एंटीबायोटिक का मिसयूज करते हैं कि आपकी रेजिस्टेंस डेवलप होती जा रही है, आपके बैक्टीरिया को ये दवाइयां मार नहीं पा रही। देखो वायरस का हम इफेक्ट देख चुके हैं कि एक वायरस दुनिया को कितनी बारी लॉकडाउन में लेके जा सकता है। बैक्टीरिया इससे 10 गुना ज्यादा हार्मफुल माने जाते हैं अगर बैक्टीरिया फैला। तो इस कारण दुनिया में इस चीज की अवेयरनेस फैलानी बहुत जरूरी है कि अगर हम फालतू में एंटीबायोटिक खिलाते रहेंगे या खुद भी खाते रहेंगे, मतलब जैसे हम जानवरों को भी खिलाते रहते हैं, जितने भी आपके पोल्ट्री है या कुछ भी है, डेयरी एनिमल्स हैं, उन सबको एंटीबायोटिक खिलाते हैं, तो आपके दूध अंडे इन सब के अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस घूम रही है क्योंकि हम कंज्यूम कर जाते हैं। तो हमारी दवाइयां काम करना बंद कर देंगी लॉन्ग टर्म में। ठीक है, जब ये दवाइयां काम करना बंद कर देंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसी कारण ना एक सरकार ने इनिशिएटिव भी शुरू किया था, लोगों को पता चल जाए कि वो दवाई एंटीबायोटिक खा रहे हैं या नहीं। आपकी जब भी एंटीबायोटिक का कोई भी आप पत्ता लोगे ना, उसके ऊपर हमेशा एक रेड लाइन बनी होती है। वो रेड लाइन एक्चुअली इसी चीज को सिंबलाइज करने के लिए होती है कि इसे सोच समझ के खाओ, क्योंकि ऐसा है कि आज तो उसे खा लोगे, शायद फ्यूचर में जाके वो दवाइयां काम ही ना करें। ठीक है, तो एक्चुअली अगर तुम किसी दिन बैक्टीरिया से इफेक्टेड हुए, तुम्हारे ऊपर दवाइयां काम ही नहीं करेंगी। तो हम अपनी जान को खुद ही खतरे में डाल रहे हैं। तो इस कारण फालतू में एंटीबायोटिक खाना बंद करो। ठीक है, जब कोल्ड हो ये सब कुछ हो तब कोई दवाई काम नहीं करती, वेट करो 3-4 दिन में खुद ही जुकाम। हाँ, बस उसका एक ही इलाज है, बस स्टीम ले जाओ, गार्गल्स करी जाओ, बस वही इलाज है उसका। दवाइयां खाने से एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता होता। ठीक है, वो सिर्फ बीमारी को बढ़ा रही है। तो ये आपका होता है। हाँ जी, हाँ पहले तो देखो जैसे जैसे मेडिसिन की अवेलेबिलिटी बढ़ी है, और बात क्या है कि पहले थोड़ा बहुत डॉक्टर से पूछ लेते थे, आजकल हर कोई अपने आप ही दवाइयां लेने बैठ जाता है, प्रॉब्लम ही वहीं से। और दूसरी प्रॉब्लम इसके कारण क्या होती है, देखो जब कभी बैक्टीरिया के खिलाफ दवाई भी दी जाती है ना, जैसे डॉक्टर कई बार बोलता होता है कि ये दवाई 5 दिन खाना, तीसरे दिन ठीक हो गए दवाई खाना छोड़ दोगे। होगा क्या, तीसरे दिन जब तुमने दवाई खानी छोड़ दी, तुमने वो बैक्टीरिया जिंदा छोड़ दिया अभी बॉडी में, वो बैक्टीरिया अगली बारी के लिए अडेप्ट कर जाएगा। तुम्हें शायद इफेक्ट ना करे, पर तुम्हारे थ्रू वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो चुका है, अब वो किसी और को इफेक्ट करेगा, वो भी ऐसे 3 दिन बाद छोड़ देगा। बैक्टीरिया धीरे धीरे अपने आप को ऐसे इवॉल्व करता जा रहा है। तो अगर दवाई जितने दिनों की दी जाती है, कोर्स पूरा करना होता है। वो ऐसा नहीं रैंडमली डॉक्टर के पास 5 गोलियां पड़ी थी कि ये लो 5 खा लो, ठीक है, ऐसे रैंडमली पत्ते काटी जा रहा है ओके बस इतने खा लेना, वो सोच समझ के काट रहा है, पूरा कोर्स पूरा किया कर।
अगला जो आपका करंट अफेयर है, लिथियम आपके एक केमिकल एलिमेंट के बारे में। लिथियम का सबसे बड़ा यूज कहां होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में। लिथियम अपने आप में एक सिल्वर वाइट एल्कलाई मेटल है एक, ठीक है। ये दुनिया का लाइटेस्ट मेटल माना जाता है। ये इतना हल्का है कि तुम मतलब फेदर जितना वेट भी होता है इसका, छोटे छोटे इसके जो पीस होंगे, बहुत ही ज्यादा हल्का मेटल, ठीक है। और ये इतना, लिथियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। ये थोड़ी सी अगर इसे तुम एक्सपोजर सनलाइट या कहीं पे भी ले आओ, अगर इसे सही जगह पे स्टोर नहीं किया, ये आग भी पकड़ लेता है। मतलब अगर आपको लैब्स में, केमिस्ट्री लैब्स में याद हो तो स्पेशल बॉक्सेस में इन्हें स्टोर करके रखते। सोडियम तो वो येलो में स्टोर करके रखते थे ना, ये भी अलग से स्टोर करना पड़ता। वो सोडियम है, इससे भी लग जाती है, ठीक है, पर इसे हवा के कांटेक्ट में आने से लग जाती है। ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। और इसका एक इसका अपने आप में देखो, ये कभी भी नेचर में फ्रीली नहीं मिलता, ये किसी ना किसी के साथ जुड़ के एग्जिस्ट करता है, कंपाउंड बना के। एलिमेंट होता है अकेला अकेला, कंपाउंड होता है जब दो चीजें जुड़ जाती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, दो चीजें जुड़ी हुई हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, वो कंपाउंड हो गया। कार्बन अकेला एक एलिमेंट था, ऑक्सीजन एक अकेला एलिमेंट था, ठीक है। इनका सबसे बड़ा यूज, और हमारी मॉडर्न लाइफ में हमें ये क्यों चाहिए, क्योंकि आजकल हम इनसे बैटरीज बनाते हैं। छोटे साइज में बहुत ज्यादा कैपेसिटी पावर जो होल्ड कर सकता है वो लिथियम कर सकता है। इसी कारण हम लिथियम आयन बैटरीज क्रिएट करते हैं। तो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है जिनमें बैटरी रिचार्जेबल बैटरी है, वो आपकी लिथियम आयन बैटरी डली हुई है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, मतलब डिमांड तो बढ़ती जा रही है, फोन के लिए चाहिए और जितने भी रिचार्जेबल है, और आपकी आजकल अब कार्स बनने लग गई हैं, उनके अंदर भी तो यही बैटरी लग रही है। तो जब इतनी ज्यादा हमें लिथियम चाहिए, लिथियम के रिसोर्सेज निकालने जरूरी है। अब इसमें कुछ कंट्रीज के पास लिथियम है, और फिर से इंडिया के पास ये वाला मेटल भी नहीं है इतना, ठीक है। हमें फिर कहीं ना कहीं से खरीदना है। देखो जितना क्या कहते हैं, आज तक ऐसा हो सकता है कि हमें फ्यूचर में मिल जाए, मतलब ऐसा नहीं कि हमने सर्वे नहीं किए। हाँ, मतलब ऐसा है कि जितने अभी तक मिले हैं वो बहुत कम है, मतलब ढूंढने की बात है, शायद और मिल जाए। इसमें कुछ देश खासकर सिग्निफिकेंट आ जाते हैं, जैसे हमारे एक पड़ोस में देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ना लिथियम से भरा पड़ा है। तो अब चाइना अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। चाइना के पास ऑलरेडी एक जगह अलॉटेड है, ठीक है, अफगानिस्तान में, जहां पे उसे लिथियम माइन खोलनी थी। तो अगर वो वहां पे माइन खोलता है तो लिथियम को निकालना शुरू कर सकते हैं। और लिथियम को बोला जाता है ये इस जमाने का व्हाइट गोल्ड है। जैसे आपका ऑयल पिछली सेंचुरी का आपका ब्लैक गोल्ड बोलते थे, जिस देश में तेल है वो देश अपने आप अमीर हो गए। तो अफगानिस्तान के पास ये भी पोटेंशियल है कि अगर वो अपना लिथियम यूज कर लें, वो होने को सबसे अमीर देश भी हो सकता है। पर अफगानिस्तान अपनी मसलों में उलझा रहता है, उन्हें इन सारी चीजों से ऊपर है वो, ठीक है, मोह माया से परे हो चुके हैं वो कहते हैं पैसा पूसा नहीं चाहिए सब। अरे वो तो क्या कहते हैं, बाकी देशों से भी टेक्नोलॉजी, जैसे सऊदी अरेबिया के पास कौन सा टेक्नोलॉजी थी, अमेरिका के साथ पार्टनरशिप कर ली। फिर कंट्रीज क्या करती हैं, शेयर दे देती हैं तुम्हें, जो भी प्रॉफिट आएगा 50% तुम्हारा, 50% हमारा। बोलिविया, आपके बोलिविया और पेरू में, इस साइड पे ये दो देशों में आपके साउथ अमेरिका में पड़ते हैं, बोलिविया और पेरू। यहां पे भी आपका लिथियम बहुत है। इंडिया वहां पे माइंस बना रहा है, ठीक है, क्योंकि हम भी तो डेवलपमेंट चाहते हैं, तो हम वहां से निकालने की उनसे एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो देश है ना, वो आपके अमेरिका या किसी वेस्टर्न कंट्री को पसंद नहीं करते, ठीक है। तो हमारी वहां पे अच्छी पकड़ है कि हम वहां पे जाके माइंस बना लें और शुरू कर लें। चाइना भी कर सकता है, चाइना की भी अच्छी पकड़ है वहां पे, तो इस कारण। क्लियर है? तो ये थे सारे के सारे करंट अफेयर। जब इंडिया अफगानिस्तान में पहले